नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य पाठ भूषण, जिनके 2 कवित्त शेष थे, उनका अध्ययन करेंगे, भावार्थ करेंगे। सबसे पहले मैं एक कवित्त पढ़ देती हूँ। इंद्र जिम जंभ पर बाड़व जो अम्भ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा ध्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान झिमी कंस पर, यो म्लेच्छ बंस पर शेर शिवराज है। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। इंद्र जिम जंभ पर, इंद्र जिम मने जैसे या जिस प्रकार से, जंभ पर, जंभ मने जंभासुर नामक राक्षस का नाम है जिनका इंद्र ने वध किया था। बाड़व जो अम्भ पर, बाड़व मने बड़वानल या बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल बोलते हैं। जो मने जैसे, अम्भ पर मने जल पर, रावण सदम्भ पर, सदम्भ मने अहंकारी रावण पर, रघुकुल राज, रघुकुल राज मने रघुकुल के राजा राम का आतंक है। पौन वारी वाह पर, पौन मने पवन और वारी वाह मने बादल पर, पवन का बादलों पर। शंभु रति नाह पर, रति नाह मने रति के पति कामदेव पर, शंभु मने शिव जी का। जो सहस्त्र बाहु पर, जैसे सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। राम मने परशुराम, द्विजराज मने ब्राह्मणों में राजा परशुराम। दावा ध्रुम दंड पर, दावा मने दावानल, वन में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल। ध्रुम दंड मने वृक्षों पर, या वृक्ष भयभीत रहते हैं दावानल से या दावानल का, जिस तरह से वृक्षों पर आतंक होता है। चीता मृग झुंड पर, चीते का मृग झुंड मने मृगों के, हरिणों के झुंड पर या समूह पर। भूषण वितुंड पर, भूषण कहते हैं वितुंड मने हाथियों पर, जैसे मृगराज है, मृगराज मने मृगों के समूह पर। नहीं, वितुंड पर जैसे मृगराज, वितुंड मने हाथियों पर, जैसे मृगराज मने शेर का राज होता है या आतंक होता है। तेज तम अंश पर, तेज मने अग्नि या तेज तम अंश मने अंधकार के अंश पर। कान झिमी कंस पर, कान मने कृष्ण का और जैसे कृष्ण कंस पर। यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, म्लेच्छ वंश मने मुगलों का वंश और शेर शिवराज, शिवराज मने शिवाजी, शेर मने शेर हैं। तो जिस तरह से मुगलों पर या म्लेच्छों पर शिवाजी शेर हैं, शिवाजी का उन पर आतंक है, वैसे ही इन सब पर इंद्र का जंभ पर और बाड़व का अम्भ पर आतंक है। तो इस जो कविता है भूषण कवि द्वारा लिखा गया, इसमें शिवाजी का किस प्रकार से आतंक है उसको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा भूषण ने अभिव्यक्त किया है, प्रदर्शित किया है। तो अब चलते हैं आगे। इंद्र जिम जंभ पर बाड़व जो अम्भ पर, कि जिस प्रकार इंद्र का जिस प्रकार जंभासुर नामक राक्षस पर आतंक है, या जंभासुर नामक राक्षस जिस प्रकार इंद्र से आतंकित हुए, या इंद्र का जिस प्रकार उन पर प्रभुत्व है, दबदबा है, आतंक है, अधिकार है। बाड़व जो अम्भ पर, और जिस तरह से बड़वानल से जल भयभीत रहता है, समुद्र में लगने वाली आग जल को जलाया करती है, तो उस बड़वानल का, उस बड़वाग्नि का अम्भ पर जिस प्रकार आतंक रहता है। रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, और अहंकारी रावण पर जिस प्रकार राम का आतंक रहता है। पौन वारी वाह पर, यह आतंक रहता था। पौन वारी वाह पर, पौन मने पवन, वारी वाह मने बादलों को, और जिस प्रकार पवन बादलों को छिन्न भिन्न कर देती, पवन तीव्रता से चलती है तो बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, मतलब पवन का या वायु का बादलों पर आतंक रहता है। शंभु रति नाह पर, और शंभु मने शिव जी का जिस प्रकार कामदेव पर आतंक था। कामदेव ने देवताओं के कहने पर शिव जी की समाधि को भंग करने का प्रयास किया था, और उसको भंग करने के लिए वो एक आम के वृक्ष के पीछे छिपकर उन्होंने उन पर बाण चलाया, जिससे उनका ध्यान टूट गया। तो शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने अपने एक ही दृष्टि से, नेत्र से देखते ही उन्हें भस्म कर दिया था। तो जिस प्रकार कामदेव शिव जी से भयभीत रहते थे या भयभीत हुए, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, और ऐसे ही सहस्त्र बाहु नामक राजा पर परशुराम का आतंक। सहस्त्र बाहु भी एक बार ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गए थे, और ऋषि जमदग्नि परशुराम के पिताजी थे, और उनके आश्रम में दिव्य गाय थी कामधेनु। तो कामधेनु को देख करके सहस्त्रबाहु ललचा गए और उसे वे बलपूर्वक अपने राज्य में ले आए। तो अपने पिता के सम्मान की खातिर परशुराम ने उनसे युद्ध किया उस गाय को लाने के लिए, और उस युद्ध में उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, उसकी भुजाओं को काट दिया और फिर मस्तक भी काट दिया। इस प्रकार उनका संहार कर दिया। तो जिस प्रकार सहस्त्रबाहु पर परशुराम का आतंक हुआ,
दावा ध्रुम दंड पर, और ध्रुम दंड मने वृक्षों पर जिस तरह से दावानल का, जब वन में आग लग जाती है तो वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं। चीता मृग झुंड पर, और चीते का मृगों के या हरिणों के समूह पर आतंक होता है। चीते को देख करके मृगों का झुंड छिन्न भिन्न हो जाता है, तीतर बीतर हो जाता है, ये भाग छूटते हैं। भूषण कहते हैं वितुंड पर, जैसे मृगराज है। वितुंड मने हाथी पर या हाथियों पर जिस प्रकार शेर का राज या शेर का आतंक होता है, शेर का प्रभुत्व होता है। तेज तम अंश पर, और तेज अग्नि का या प्रकाश का अंधकार के अंश पर जिस तरह से प्रभाव होता है। कान्हा का कृष्ण का जिस प्रकार कंस पर आतंक था या प्रभाव था, वैसे ही म्लेच्छ वंश पर, इन म्लेच्छों पर, इन मुगलों के वंश पर शिवराज से शेर हैं। शिवराज का शेर के समान आतंक है, प्रभुत्व है, दबदबा है, रौब है। तो शिव जी का म्लेच्छों पर वैसे ही आतंक है शेर के समान, जिस प्रकार इंद्र का जंब पर, बाड़व का अंब पर, रावण पर, रघुकुल राज का मने राम का। मतलब विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कवि भूषण ने ये व्यक्त किया है कि शिवाजी का म्लेच्छों पर या मुगलों पर वैसा ही आतंक है, प्रभाव है, दबदबा है, जैसा इन सब का अपने शत्रुओं पर था या जिससे वो शत्रु भयभीत रहते थे। तो विभिन्न उदाहरणों की झड़ी लगा करके उन्होंने शिवाजी के प्रभुत्व और आतंक का बहुत ही सुंदर चित्रण और वर्णन किया है। तो यहाँ उदाहरण अलंकार है। ठीक है, समझ में आया आपको कि किस प्रकार शिवाजी म्लेच्छों पर शेर के समान थी, शेर से जैसे आतंकित रहता था म्लेच्छों का वंश, मुगलों का वंश, और किस प्रकार जैसे इंद्र का जंब पर या बड़वानल का अंब पर आतंक था। इन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उन्होंने शिवाजी का आतंक अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ उदाहरणों की जड़ी लगा देने से उदाहरण अलंकार है। और शब्दों का चयन इतना सुंदर है कि जिनसे नाद सौंदर्य इस छंद में उत्पन्न हो रहा है और वह आकर्षक बना रहा है उस छंद को। जैसे जंब पर, अंब पर, सदंभ पर, द्रुमदंड पर, मृग झुंड पर, वितुंड पर, तम अंश पर, जिमी कंस पर, म्लेच्छ वंश पर। तो इस प्रकार इन शब्दों के चयन से सौंदर्य की सृष्टि हो रही है, नाद सौंदर्य की सृष्टि हो रही है। छंद में अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, और इन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उन्होंने शिवाजी की वीरता, शिवाजी के आतंक को उपमित किया है। और इससे उनका ज्ञान, विद्वत्ता, पुराणों और शास्त्रों की जानकारी भी प्रदर्शित हो रही है कि भूषण का ज्ञान या उनका अध्ययन कितना विशद था। ठीक है, छंद में वीर रस छलक रहा है, ओजस्वी भाषा शैली है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अगले छंद की ओर बढ़ते हैं हम। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर, सिंह सिर ताज को, दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर, दावा सबे पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, दावा शिवराज को। इस कविता में भी वही बात है कि किस प्रकार शिवाजी का उन सब पर आतंक है, मुगलों पर या बादशाह औरंगजेब का जहाँ जहाँ साम्राज्य है वहाँ सब पर उनका वैसे ही आतंक है जैसे पिछले कविता में, पिछले छंद में उन्होंने विभिन्न शत्रुओं का उदाहरण देकर के बताया है कि शिवाजी का म्लेच्छों पर या मुगलों पर किस तरह से आतंक है, दबदबा है या प्रभुत्व है। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ विष्णु की सवारी, विष्णु के वाहन कहे जाते हैं जो सर्पों के शत्रु होते हैं। नाग के समूह पर, नाग मने सांपों के समूह पर गरुड़ का दावा होता है, गरुड़ का अधिकार होता है या गरुड़ का प्रभुत्व होता है, आतंक होता है, दबदबा होता है। दावा नाग जूह पर, सिंह सिर ताज को, दावा मने वही, दावा मने अधिकार या प्रभुत्व या आतंक, नाग जूह मने हाथियों के समूह पर, सिंह मने शेर, सिर ताज, सिर पर ताज के समान शेर सर्वश्रेष्ठ होता है। दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर, पुरहूत मने इंद्र और पहारन के कुल पर मने पहाड़ों के वंश पर। दावा सबे पच्छिन के गोल पर बाज को, पच्छिन मने पक्षियों, सभी पक्षियों के गोल पर मने समूह पर बाज का दावा होता है। बाज एक पक्षी है जो पक्षियों को खा जाता है या पक्षियों को नष्ट कर देता है। भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, अखंड 9 खंडों वाले, नवखंड मने 9 खंडों वाले, मही मंडल मने भूमि पर, मही मने भूमि, तम पर दावा रवि किरण समाज को, तम मन अंधकार पर, दावा मने प्रभुत्व है या दबदबा है, रवि किरण सूर्य की किरणों के समूह का,
पूरब पछा, पूरब माने पूर्व दिशा, पछा माने पश्चिम दिशा, दक्षिण ते उत्तर, दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण तक, लो माने तक, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, शिवराज माने वीर शिवाजी, पातशाही माने बादशाही औरंगजेब की, जहाँ जहाँ तक बादशाहत थी या वहाँ जहाँ जहाँ तक उनका साम्राज्य था, वहाँ वहाँ तक उनका दावा माने उनका आतंक, उनका प्रभुत्व, उनका दबदबा या अधिकार शिवाजी का था। तो भावार्थ करते हैं हम। कवि भूषण इस कवित्व में भी, इस छंद में भी पिछले छंद की तरह ही बता रहे हैं कि शिवाजी का मुगलों पर किस तरह से आतंक या कैसा प्रभाव था। गरुड़ को दावा, जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ जो विष्णु जी के वाहन हैं, उनका सर्पों पर, सांपों पर जिस तरह से प्रभुत्व या दबदबा या आतंक होता है कि गरुड़ सांपों को खा जाते हैं, तो सांप उनसे भयभीत रहते हैं। तो गरुड़ को दावा, जैसे नाग के समूह पर, सभी नागों के समूह पर जिस तरह से गरुड़ का दावा होता है या आतंक होता है, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, और सर्वश्रेष्ठ शेर का, जैसे हाथियों के झुंड पर या हाथियों के समूह पर दबदबा होता है, आतंक होता है, या हाथी शेर को देख करके भयभीत हो जाते हैं। दावापुर हूत को पहाड़न के कुल पर, और पहाड़ों के वंश पर, पहाड़ों पर इंद्र का जिस तरह से दावा होता है। पहाड़ पहले उड़ा करते थे, लेकिन इंद्र के वज्र के प्रहार से, या इंद्र ने एक बार अपने वज्र के प्रहार से उनके पंखों को काट दिया, तब से पहाड़ स्थिर हो गए और अचल हो गए और एक ही जगह पर स्थित हो गए। तो इंद्र का दावा या इंद्र का आतंक जिस तरह से पहाड़ों पर था। दावा सबे पक्षी के गोल पर बाज को, और सभी पक्षियों के समूह पर जिस प्रकार बाज का दावा होता है। बाज ऐसा पक्षी होता है जो सभी पक्षियों का भक्षण कर लेता है। भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, भूषण आगे कह रहे हैं कि अखंड और 9 खंडों वाली मही माने धरती पर, या धरती पर छाए हुए अंधकार पर, तम पर, दावा रवि किरण समाज को, और समस्त पृथ्वी पर छाने वाले अंधकार पर सूर्य की किरणों के समूह का जैसे दावा होता है या प्रभाव होता है। सूर्य की किरणें आते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। तो जिस प्रकार रवि किरण समाज को, और रवि सूर्य की किरणों का जिस तरह से तम पर, अंधकार पर दावा होता है या प्रभुत्व होता है या आतंक होता है। पूरब से पश्चिम, पूरब पछाह देश, दक्षिण ते उत्तर लो, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ तक औरंगजेब की बादशाहत है या औरंगजेब का साम्राज्य है, वहाँ वहाँ तक दावा या प्रभुत्व शिवाजी का है। वहाँ वहाँ तक साम्राज्य में शिवाजी का आतंक है, शिवाजी का प्रभुत्व है, शिवाजी का दबदबा है। जहाँ जहाँ पर औरंगजेब का साम्राज्य, वे सभी क्षेत्र, उस सभी क्षेत्रों के सैनिक और राजा जो हैं शिवाजी से डरते हैं या शिवाजी से भयभीत रहते हैं। तो इस प्रकार इन कवित्वों में कवि भूषण ने शिवाजी के आतंक, शिवाजी की वीरता और शिवाजी के पराक्रम का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली चित्रण किया है। तो बहुत ही ओजपूर्ण और ओजस्वी भाषा शैली में शिवाजी के प्रताप का और शत्रुओं पर उनका जो आतंक है उसका चित्रण किया है। तो इस प्रकार ये जो छंद है, ये जो कविता है, ओज गुण से परिपूर्ण है और वीर रस इसमें छलक रहा है। सभी कवित्वों में वीर रस छलक रहा है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी दृष्टव्य है, और इस कवित्व में भी उन्होंने पिछले कवित्व के समान उदाहरणों की झड़ी लगा दी है कि शिवाजी का आतंक किस किस तरह से है। जैसे गरुड़ का नागों पर, और शेर का हाथियों पर, इंद्र का पहाड़ों पर, और सभी पक्षियों पर बाज का आतंक है। सूर्य की किरणों का अंधकार पर आतंक है या अंधकार पर प्रभाव है। वैसे ही शिवाजी का मुगलों पर, मुगलों के साम्राज्य पर आतंक है या प्रभाव है। तो भाषा जो है भावों के अनुकूल है, शब्दों का चयन बहुत ही सुंदर है, और छंद जो कवित्व छंद है वो बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम आगे थोड़े प्रश्न देख लेते हैं। भनत शब्द का अर्थ है ए कविता, बे कहना, से सजना या दे खनकना। भनत मने कहना, तो इसका जो विकल्प है बे वह सही है। कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है? कछुए की, शिवाजी की, शेषनाग की या औरंगजेब की? से शिवाजी, शिवाजी की भुजाओं पर संपूर्ण धरती का भार है, ऐसा कवि कहते हैं या कवि मानते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है? तो भूषण के जो सभी कवित्व, ये सारे छंद हैं, उनमें वीर रस है और ओज गुण है।
कवि भूषण की 2 रचनाओं के नाम बताइए। कवि भूषण की रचनाओं के नाम हैं जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है। भूषण ने अंधेरे पर सूर्य के प्रकाश का अधिकार बताया है। उन्होंने अपने छंदों में कहा है तेज तम अंश पर, मतलब जिस प्रकार तेज का, सूर्य के प्रकाश का अंधकार के अंश पर प्रभाव है। और ऐसी अंतिम छंद में तम पर दावा रवि किरण समाज को, अंधकार पर दावा या अंधकार पर प्रभुत्व किसका है, सूर्य की किरणों के समूह का। सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी। सहस्त्रबाहु पर परशुराम ने विजय प्राप्त की थी। छंद में अंतर कथा बता दी है, जो कहानी बता दी गई है कि सहस्त्रबाहु किस प्रकार उनकी कामधेनु को, जो दिव्य गाय थी, उसे अपने आश्रम में ले गए थे बलपूर्वक, जबरदस्ती। तब परशुराम ने उस गाय को प्राप्त करने के लिए उनसे युद्ध किया और उनका संहार कर दिया। वितुंड पर किसका अधिकार होता है। वितुंड मने हाथियों पर शेर का अधिकार होता है। पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। आपने सभी छंदों का भावार्थ अगर बहुत ही अच्छे से समझ लिया है तो आप बहुत ही आराम से और सरलता से लिख सकते हैं कि भूषण वीर रस के कवि हैं। सर्वप्रथम तो जब भूषण कवि ने अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की तब रीतिकाल चल रहा था। श्रृंगारिकता से ओतप्रोत वातावरण था और श्रृंगारिकता से ओतप्रोत ही काव्य रचनाएं उस समय हो रही थी। ऐसे समय में भूषण ने उस लीक से हटकर, उस परंपरा से हटकर वीर रस का उद्घोष किया और उन्होंने वीर शिवाजी और छत्रसाल को अपने काव्य का नायक बनाकर उनके पराक्रम, उनकी वीरता, उनके स्वाभिमान और शत्रुओं पर आतंक का और उनकी रण कुशलता का वर्णन किया है, चित्रण किया है। तो सभी छंदों की जो विषय वस्तु है उसे आपको संक्षेप में लिखनी है कि किस प्रकार पहले छंद में महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके युद्ध के लिए निकले, उसमें भी वीर रस छलका पड़ रहा है। अगले पद में शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में जिस प्रकार औरंगजेब ने उन्हें अपमानित किया और उन्हें मनसब 6000 मनसबदारों के बीच उन्हें स्थान दिया, तो किस प्रकार उनका स्वाभिमान दहक उठा और वे अपमानित होकर के भड़क उठे और किस प्रकार उन सबके चेहरे का रंग उड़ गया और किस प्रकार उनके से भयभीत हुए। तो इस प्रकार इसमें भी वीर रस झलक रहा है उस छंद में भी, और अगले वाले छंदों में भी। सभी जो आगे के छंद हैं उन सभी छंदों की जो विषय वस्तु है उसे आपको संक्षेप में लिख करके अपने उत्तर को पूरा करना है कि इस छंद की शिवाजी भूषण जो है वे वीर रस के कवि हैं। उनके 5 छंदों में, 5 कवित्वों में शिवाजी की वीरता का और पराक्रम का बहुत ही शानदार और प्रभावशाली चित्रण हुआ है। ओज गुण से भरपूर है और वीर रस उनमें व्यक्त हुआ, वीर रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। आगे है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तेरे ही बुझानी बदनाम धरातल है, इंद्रजिम जंब पर शिवराज है। इन पदों की व्याख्या, इन कवित्वों की व्याख्या आप इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो सभी छंदों का भावार्थ हृदयंगम हो जाने पर आप किसी भी प्रश्न का जवाब बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि इनकी विषय वस्तु आपको दिमाग में रखनी होगी। पाठ परिचय भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना और याद रखना चाहिए। हर पाठ का, जो भी पाठ है उन सबके पाठ परिचय, कवि परिचय और भावार्थ, उनको आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से समझना है, हृदयंगम करना है, तो आपको किसी भी प्रश्न का जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोनों कवित्वों का भावार्थ समाप्त हुआ और ये प्रश्नों के उत्तर भी हो गए। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी टच कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं आगे बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।